तो सारे टॉपिक में एक दो हाँ हाँ चीजें ऐसी होंगी दैट एक्चुअली इज डिफिकल्ट, हाँ। या फिर जिसको आपको कंसेप्चुअली समझना जरूरी है। मतलब मे बी समहाउ यू नो, बट कंसेप्चुअली यू शुड नो बेटर। तो उसने क्या किया था, उसने एक 36 पेज की अपनी पूरी डाउट्स की एक नोट्स बनाई थी। अच्छा अच्छा, उस डाउट्स में उसने क्या किया था कि उसने मेरे को जो इस क्वेश्चन में डाउट थे, मान लो कि कहीं से वो कर रहा होगा, जैसे वो अगर हॉक से कोई क्वेश्चन कर रहा था तो वो क्वेश्चन पिक हाँ कर लेता था, कॉपी कर लेता था, और साथ में उसके आंसर्स भी पिक कर लेता था, ताकि हम लोग का जो टाइमिंग, जो काम करने का जो सॉल्यूशन टाइमिंग हो वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसका कि हमको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, हमको प्रिंसिपल समझ में आनी चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। और साथ में उसने छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो जैसे सेक्शन सी हमारा जो पार्ट 2 है, तो उसमें उसने मार्केट पे उसका कोई कमांड नहीं था। जो मार्केट वाला चैप्टर है ना, इट्स क्वाइट थ्योरेटिकल, जिसमें इलास्टिसिटी और दूसरी दूसरी सारी चीजें थी। तो उसने क्या किया था, उसने उस टॉपिक को लिख के रखा था। बोला सर हमको सेक्शन सी में कॉस्टिंग वाली चीजें समझ आ जाती है, लेकिन मैं इलास्टिसिटी वाले में जाके फंसता हूँ। मैं जब अच्छा आंसर करता हूँ तो बस रैंडमली करता हूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग द आंसर। तो मेरे को उसका वो अप्रोच अच्छा लगा था, और उसने वो 36 हमारे साथ शेयर करे थे। और फिर मैंने उसके साथ क्या किया था, क्योंकि वो हमसे मेंटरिंग प्रोग्राम लिया था बस। ही अच्छा वाज नॉट माय फुल स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम लॉजिक। ठीक है। तो उसने मेरे से मेंटरिंग प्रोग्राम लिए थे। तो उसने सिंपली यही बोला कि मिराज भाई, मेरे ये डाउट्स है और मैं ये करता हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम समझ नहीं आती कि मैं कर क्यों रहा हूँ। बस मैं सिर्फ टिक मार देता हूँ, ए बी सी। आज आप मेरे को बैठाल के बताओ कि मैं ए क्यों टिक करूँ या सी क्यों नहीं टिक करूँ, यानी कि इसके पीछे की लॉजिक मेरे को ये बताओ, इसकी थ्योरी बताओ, कंसेप्ट बताओ। तो मेरे को उसका वो सबसे अच्छा आइडिया ये लगा था कि उसने अपने टाइम को बचाने के लिए उसने अपने वीकनेस को एक जगह राइट डाउन कर लिया था। ठीक है। तो लाइक कि मेरे को अच्छा लगा, देन आई थॉट कि नहीं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी भी बहुत सारी चीजें हुई हुई हैं बंटी भाई। यस सर। ठीक है। हाँ हाँ मैं जिस भी पेज से जाऊं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बहुत सारी चीजें हुई हुई हैं। ठीक है। तो आप जैसे सेक्शन ई को एक बार बैठ के जितने मेरे क्वेश्चन थे वो आपने करनी थी, क्योंकि अभी तक आपने मेरे साथ सेक्शन ई कंप्लीट किया है पार्ट 2 का, और सेक्शन सी कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट 1 का। सेक्शन सी को आज मैं खत्म कर रहा हूँ, जिसके भी इसके छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे वो मैं भी खत्म कर रहा हूँ। क्लियर। तो अभी आपने ये दो पोर्शंस को बैठ के, एक दिन लगे, आधा दिन लगे, 2 दिन लगे, रात लग जाए, बस ये दो पार्ट आप बैठ के कंप्लीट करो। एंड यू हैव टू जस्ट गिव मी द पॉइंट्स कि मिराज भाई मेरे को ये जगह पे ऐसे हैं जहां पे मेरे को डाउट आते हैं। और इफ अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने टकराता हो, देखो डाउट बहुत सारे आते हैं, तो अपने बहुत हाँ सारे हाँ डाउट नहीं क्लियर करने। जो क्वेश्चन में टकरा रहा हो ना, वो हाँ आप हाँ क्वेश्चन को कॉपी जरूर कर लें, जरूर। ताकि फिर हम लोग को ज्यादा R&D नहीं करना पड़े। हाँ हाँ उससे टाइम सेविंग होगा। तो मतलब दोनों आदमी की सेविंग हो जाएगी। एक मैं भी स्ट्रेस फ्री होके बताऊंगा हाँ मेरे को ए बी सी बताने हैं, और हाँ आप हाँ भी हाँ। क्लियर होगे ए बी सी मेरे को पूछने हैं। हम्म। तो मैं आपसे कब ये उम्मीद रखूं कि कब ये मेरे को 2 सेक्शन आप कंप्लीट करके दोगे? कौन सा बोल रहे हैं सर, थोड़ी एक सी पार्ट? आपसे मैं प्रश्न, हाँ जरूर देखो जरूर सर। सेक्शन ई आप बोल रहे थे कि आपने मेरे कल इंटरनेट घर पे काम नहीं कर रहा था, तो आई हाँ जस्ट मिस द क्लास नो। हाँ हाँ। मैंने बोला कि आपने सेक्शन ई मेरे साथ कंप्लीट करी पार्ट 2 की। सेक्शन ई। क्लियर। सर ई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सर याद ई है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाँ सर कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट सेक्शन ई डिसीजन में कर हमने चुका हूँ। आपको 60 क्वेश्चन दिए थे, याद है? हाँ हाँ दिए हुए हैं सर, 6 स्लाइड्स पूरा है उसके। 60 क्वेश्चन आपने कर साफ। हाँ, आपने 6 असाइनमेंट, 6 कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया आपके। नहीं सर, सेक्शन 2 बचा हुआ है, से असाइनमेंट 2 बचा हुआ है। 1 तो हम लोग क्लास पे ही सेक्शन कर लिए थे, और 4 5 6, हाँ 4 5 कर चुका हूँ, 3 भी कर चुका हूँ। 6 का 2 3 क्वेश्चन किया है, तो कुछ 6 के बचे हुए हैं, कुछ 2 के बचे हुए हैं अभी।
तो एक काम कर लेना ना, 1 वीक कर ही लेना ना, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ नहीं मैं सब कर नई लूंगा चीजें सर, आपके दिमाग में। तो एक काम करने करो, के तो लिए इसका हो मतलब है जाएगा। कि आप मेरे को 6 असाइनमेंट, आपको पता है मैंने क्या बोला था कि एक्सेल में 6 शीट बनाइएगा। शीट हाँ 1 हाँ असाइनमेंट के लिए एक, ठीक है। असाइनमेंट शीट 2 असाइनमेंट 2, और जो भी वर्किंग कीजिएगा ना जरूर नीचे लिखाइएगा, ताकि वो अच्छा वो हमको आपकी करने के, जैसे क्वेश्चन याद है आप जो एक क्वेश्चन कर रहे थे, इट वाज बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस ले रहा था, जबकि मैंने आपको हम्म बताया कि सिर्फ आप डिफरेंस लेके अगर कर लोगे तो आपको सेकंड में काम हो जाएगा। तो उस तरह से हम वो आपकी अगर वर्किंग देख लेंगे ना, देन हाँ वो आई वुड वेरिएबल कॉस्ट गिव। वाले में जो वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग हो रहा था, तो उस पे हाँ निकालना था तो उसका एनपीवी में क्या डिफरेंस पड़ेगा। वो आप एग्जैक्टली डायरेक्टली बताए थे कि वो एनपीवी से को ही आप निकाल के उसका टैक्स बेनिफिट निकाल के उसको कर दो बोलते, डायरेक्ट बताते हैं। हाँ वही हाँ क्वेश्चन। हाँ। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप अपने राइटअप्स भी अगर लिख देते हो तो वेल एंड गुड। अगर राइटअप्स नहीं लिखते हो, कॉपी पे अगर करते हो ना, तो कॉपी की फोटो भेज देना। एटलीस्ट मैं 4-5 देखूंगा, देन आई वुड बी अंडरस्टैंड कि हाँ कहाँ पे आप प्रॉब्लम, कहाँ पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। हाँ हाँ क्लियर? तो बस आपसे ये इस वीक का टारगेट है, बस आपसे यही उम्मीद है। और मेरे को सैटरडे से पहले दीजिएगा, क्योंकि मैं फ्राइडे को काम कर पाता हूँ। लास्ट वीक सर हम लोग का ऐसा ही इन्वेस्टमेंट नहीं। डिसीजन के बारे में सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस डिसीजन आज है। मैं दूंगा ना, आज परफॉर्मेंस आज मैं दूंगा, तो अभी 2-3 दिन टाइम है आपके पास सैटरडे अच्छा आने में, तो परफॉर्मेंस आप धीरे धीरे करें। परफॉर्मेंस में आपको ठीक ठीक हड़बड़ाने का नहीं है, थोड़ा धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ठीक है। खत्म कीजिए, एटलीस्ट एक चीज खत्म करूं। ठीक है? ठीक है तो सर। सबसे पहले आई डोंट नो कितने लोग आए, बिकॉज आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। सो सैयद भाई, ऑलमोस्ट पहले सैयद भाई 1 मिनट आपसे बातें कर लूं। जी जी अस्सलाम सर जी। वालेकुम। हाँ जी हाँ, सबसे पहले सैयद भाई, अभी हम लोग थोड़े से मिडिल में है, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है? ये मैं ये इस पे क्या है, जो हम लोग ने अभी क्लास में जितने एग्जांपल्स लिए थे, वो सारे एग्जांपल्स की यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद डिफिनेशन जो फ्लेक्सिबल बजटिंग मैंने आपको बोली थी कि पढ़ने के लिए, तो सिर्फ फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होता है कि ये जो होता है कि आपने ईयर के बिगिनिंग में एक स्टैटिक बजट बनाया था। स्टैटिक का मतलब जो इनिशियल जो आपका एक बजट होता था, वो आपने एक स्टैटिक बजट बनाया था 10,000 यूनिट का। स्टैटिक बजट बनाया था आपने 10,000 यूनिट का, लेकिन आपका एक्चुअल आउटपुट हुआ 7,000। तो 7,000 के हिसाब से मटेरियल को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, लेबर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ओवरहेड को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारा जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर बनता है, इस वाले प्रोसेस को, ये जो एक्चुअल आउटपुट पे जो एडजस्टेड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ये हमारा कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो रिवाइज्ड स्टैटिक बजट होता है फॉर द एक्चुअल लेवल ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है? एट द स्टैटिक बजटेड रेट, यानी जो हम स्टैटिक का रेट रखते हैं, सेम रेट पे जो हम रिवाइज बजट बनाते हैं, दैट बजट इज नोन एज द फ्लेक्सिबल बजट। ये यूजफुल होता है टू कंपेयर विद द एक्चुअल। अब स्टैटिक, अब चूंकि आप जब कंपेयर करोगे, किसी की परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे, तो आप सेम पैरालेंस पे ही कंपेयर कर सकते हो। अगर 2 डिफरेंट पैरालेंस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपकी कंपैरिजन गलत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप स्टैटिक बजट बनाते हो, जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। अभी मैं इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, 1 मिनट। ये मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लूंगा, फिर मैंने इन सब चीजों में सारी चीजें, सारे के हमने एक एक दो एग्जांपल्स कराए थे, वेरिएबल के, उसके बाद मटेरियल के, लेबर के, सारे तरह के हमने एक एक छोटे छोटे एग्जांपल्स कराए थे। तो अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करा रहा। ठीक है? उसके बाद जो है सेल्स का भी मैं अभी 2 मिनट में एक एग्जांपल लेके एक सेल्स वेरिएंस भी खत्म कराता हूँ। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा, अभी इसके आगे पीछे की जितनी थ्योरी है वो खत्म कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अब असाइनमेंट करना स्टार्ट कर लें। देखिए, ये हमने एसबीयू के बारे में पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग
रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है? इट डील विद द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेगमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, द सेगमेंट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सेगमेंट। यानी अगर ये कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट सेंटर होता क्या है? जहाँ पे आप कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हो, चाहे वो फैक्ट्री हो जाए, कोई सर्विस हो जाए, एचआर डिपार्टमेंट हो जाए, या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाए, तो ये आपका कॉस्ट सेंटर कहलाता है। दूसरा एक है आपका रेवेन्यू सेंटर, जहाँ पे हमने बोला था दैट ओनली जनरेट द रेवेन्यू, जिसका हमने बोला था आपके लिए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, ये मैंने आपके लिए, और स्कूल वाला डिपार्टमेंट में मैंने आपको बोला था क्या चीज? एडमिशन डिपार्टमेंट या फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो डिपार्टमेंट जो होगा वो रेवेन्यू सेंटर होगा। फिर जब हम प्रॉफिट सेंटर को डिफाइन कर रहे थे तो हम आपको बोल रहे थे जहाँ पे आप रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों को आप एक्यूमुलेट करते हो, और इसको अगर आसान लफ्जों में समझना था तो हमने बोला था कि इसको आप एज्यूम करो कि ये एक आपका सेपरेट बिजनेस यूनिट है। इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड यही है कि आप इसको एज्यूम करो दिस इज योर सेपरेट बिजनेस यूनिट। फिर हमने बताया था इन्वेस्टमेंट सेंटर के बारे में, तो साथ में हमने बोल दिया था कि इन्वेस्टमेंट सेंटर भी आपका एक प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो आप लेते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो बंदा बैठा होता है उसकी आप परफॉर्मेंस अगर देखनी होती है तो आप क्या देखते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से चेक करते हैं, एनपीवी से चेक करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, ये पैरामीटर्स है। अगर ये पॉजिटिव है, ये अच्छा नंबर है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बंदा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट सेंटर में काम कर रहा है, दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाली अकाउंटिंग में करा था। फिर मैंने इस पे पूरा का पूरा डिटेल में करा था कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को अगर माल देता है तो उस पे हमने ट्रांसफर प्राइसिंग की सारी टेक्निक से बारे में पढ़ा था। बेसिकली हमने बताया था कि ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको तीन चीजें, मतलब तीन बंदे होते हैं। एक तो कंपनी खुद होती है, एक कंपनी खुद होती है, और दूसरा एक ट्रांसफरिंग सेगमेंट होता है, और दूसरा रिसीविंग सेगमेंट होता है। ट्रांसफरिंग सेगमेंट जो होता है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहता है। और जो कॉस्ट वाला सेंटर है वो अपना जो एक्सपेंस है वो क्या करना चाहता है? एक्सपेंस को वो कंट्रोल डिक्रीज करना चाहता था, वो अपने एक्सपेंस को डिक्रीज करना चाहता। और जो कंपनी है वो क्या बोलती है? ओवरऑल प्रॉफिट बढ़नी चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट, तुम लोग सारे काम करो लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीजों को आपके साथ ये किया था, ऐड किया था, मतलब सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि हम, अच्छा, अब हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बोला हुआ था कि द प्राइस एट विच द डिवीजन कंपनी नोशनली ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू द अदर डिवीजन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर प्राइसिंग। जिसके हमने कॉस्ट बेसिस मेथड पे हमने 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, वेरिएबल, टोटल कॉस्ट, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला भी मेथड ये किया था, और लास्ट में जो निगोशिएटेड प्राइस था। और मार्केट में हमारा 2 प्राइस था, एक मार्केट वाला, अगर हम प्राइसिंग मेथड फॉलो करते हैं तो मार्केट में ओन प्राइस था, और दूसरा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट था। ओन प्राइस था और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट था। तो ये हमने चीजें करी थी। उसके बाद निगोशिएटेड में हमने 2 बातें कही थी कि निगोशिएटेड में दोनों आदमी के पास ओपन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है डील को फाइनल करने का। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि एक बंदा अगर डील में अच्छा होता है तो वो दूसरे बंदे को बुद्धू बना देता है, तो यानी वहां पे सब ऑप्टिमल डिसीजन हो जाते हैं सम टाइम। चले, ये आपके एग्जाम का सबसे खतरनाक सा क्वेश्चन है। ये देख लीजिए कि सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि बिजनेस में ये जानते हैं, बीएससी जानते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में आपने सुना है कि किसी ने? सैयद भाई, आपने सुना है क्या? बैलेंस स्कोर कार्ड सुना है, पढ़ा भी है, याद नहीं है लेकिन। देखिए, बैलेंस स्कोर कार्ड को अगर आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहे ना, तो आप अपने टीम में अगर 4 बंदे हैं, ओके, तो चारों बंदों की जो अगर परफॉर्मेंस आपको देखनी है ना, तो ये पॉइंट्स वाली टेक्निक है। ये कौन सी टेक्निक्स है? पॉइंट्स टेक्निक। हाँ, तो यहाँ पे बोलिएगा, अच्छा, ए वाला बंदा का जो है वो अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसको 7.5 दिया जाए।
बी वाला बंदा थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस है, इसका मतलब है कि बी को 6 पॉइंट दिया जाए। सी वाला बंदा का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, इसका मतलब उसको 9 पॉइंट्स दिया जाए। और डी वाला बंदा का एकदम पुअर परफॉर्मेंस है, उसको 4 दिया जाए। तो दैट इज व्हाट ही इज गेटिंग सम स्कोर, ही इज गेटिंग सम ए स्कोर। तो आप इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने का है, ये पॉइंट बेस्ड स्टडीज होती है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आपके पास 4 बंदे हैं, चारों बंदे की आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है, तो आप उनके काम के हिसाब से आप उनको एक नंबर्स देते हो। बेस्ड ऑन दैट नंबर्स वो क्या होता है आपका, आप उनकी यानी उनको आप स्कोर देते हो। और बाद में 4 जगह से अगर उनके पास 4 केपीआईज है, केपीआईज तो आपको पता होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ, तो केपीआईज उसके आपने सेट कर रखा था, क्या क्या, कि एपी टाइम पे प्रोसेस करो। चूंकि हम लोग फाइनेंस वाले, तो हम लोग के लिए ये आसान है समझना। एपी की टाइमली प्रोसेसिंग, ठीक है ना। टैक्स का रिटर्न टाइम पे जमा करना, टैक्स का रिटर्न टाइम पे जमा करना। और तीसरा, बैंक रिकंसिलेशन आपने उसके जम में लगा दिया था। 3 काम आपने उसको दिया, एंड दिस इज द 3 इज द केपीआई ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। आपने अपने जो बंदे 4 बंदे अपने अंदर रखे हैं, तो चारों के लिए आपने कोई केपीआई सेट किया होगा ना, उनको बोला होगा देख ये काम तुमको करना है, तो वो केपीआई के बेस पे आप उनको स्कोरिंग दोगे। और जब उसकी कंबाइंड स्कोरिंग को जब आप स्टडी करके क्या बताओगे कि हाँ ये बंदा काम सही कर रहा है और ये बंदे को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये वाला जो पूरी स्टडीज है, इसको कंबाइंड जब हम स्टडी कहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो ये क्या होता है, ये पूरे फॉर्म्स के ऑपरेशंस का ये होलिस्टिक व्यू देता है। यानी पूरे फॉर्म्स की जो, यानी पूरे फॉर्म्स का जो ये है ना ऑपरेशंस है, उसको आप डिफरेंट केपीआई पे बांटा दिया जाता है, और उस केपीआई के बेस उसको पॉइंट दिया जाता है, और पॉइंट को ऐड करके चेक किया जाता है कि इस कंपनी में ये 4 पॉइंट है। तो जो कि यहाँ पे एक्चुअल में चार तरीके से इसके अंदर 4 ये होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, यू कैन से। तो एक कंपनी की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसको आप 4 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ ट्रू एंड फेयर भी आप बोल सकते हो, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हो, इन टर्म ऑफ लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, इन टर्म ऑफ सॉल्वेंसी भी बोल सकते हो। पैरामीटर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब उसको कंबाइंड बोलते हो तो आप क्या बोलते हो, कंपनी की फाइनेंशियल्स। एक आपके लिए रीजनिंग है, यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड में आपके 4 सेगमेंट है, जिसमें पहला सेगमेंट क्या है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अपने आप में बहुत वाइड एरिया है। तो फाइनेंशियल दो हो सकता है, 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि नंबर्स के फॉर्म में, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, क्या इसकी वो है, इसकी रेवेन्यू आते कहाँ कहाँ से हैं, ये सारे उसके केपीआईज हो सकते हैं। दूसरा, उसकी ट्रू एंड फेयर, हम ऑनलाइन ले रहे हैं। दूसरा होता है बिजनेस प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, IBP। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस में 4-5 डिपार्टमेंट होता है। एक इन्वेंटरी डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के बीच में कितना क्या लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और क्या है आप लोग के सब डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब हो सकता है कि एक कंपनी का सर्विस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन उस कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट घटिया हो, या उस कंपनी का सप्लाई चेन वाला डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है वो घटिया हो। तो ये क्या होता है, ये एक और पैरामीटर या एक और सेगमेंट होता है, जिसमें आप जाके स्टडी करके बताते हैं हाँ जी बिजनेस का इंटरनल बिजनेस प्रोसेस बहुत अच्छा है या खराब है या मॉडरेट है। जो आप नंबर्स दोगे उसके हिसाब से, और पॉइंटिंग सिस्टम होता है। बैलेंस स्कोर कार्ड को मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि ये पॉइंट वाला सिस्टम होता है, आप जितना पॉइंट दोगे। और एक तीसरा होता है कस्टमर्स प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना होता है। तो ये 4 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। ठीक है जी, 4 प्रोस्पेक्टिव होते हैं। अब इसमें कस्टमर्स वाले में आपको पता होगा कि कस्टमर में आपने कस्टमर को क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हो, कस्टमर्स को डिलीवरी कैसी होती है, सेल्स आफ्टर सर्विस आपका क्या है, ये सारे आपके डिफरेंट
कस्टमर्स के अंदर के पैरामीटर्स हो सकते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये लास्ट होता है लर्निंग एंड इनोवेशंस। आप देखिएगा कि बहुत सारी कंपनी में जो एक काम चली आ रही है वो अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहते, इम्प्रूव नहीं करना चाहते, तो इसीलिए बैलेंस स्कोर कार्ड में एक और प्रोस्पेक्टिव इंक्लूड किया गया जिसका नाम है लर्निंग एंड इनोवेशन। लर्निंग एंड इनोवेशन क्या बोलता है, हाँ जी भाई आपकी सारी चीजें तो चल रही है बट आप मार्केट में अपने आप को एग्जिस्ट रखने के लिए, मार्केट के अंदर रहने के लिए आपकी लर्निंग अप्रोच कैसी है, आप क्या क्या लर्न करते हो, अपने एम्प्लॉयज को कैसे लर्न कराते हो। तो ये सारा लर्निंग और इनोवेशंस भी एक आपके लिए प्रोस्पेक्टिव है जहाँ पे आपकी स्कोर कार्ड यानी आपके बिजनेस के ऑपरेशन को देखा जाएगा या समझा जाएगा। ठीक है जी, तो ये 4 तरीके होते हैं। एग्जाम में ये एस्से में आता है, एग्जाम में इसमें से कोई एक, इसमें से ये आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो कंपनी का क्या होता है, बेस्ड ऑन द मेजरेबल CSF, जिसको हम अभी बोले थे दूसरे फॉर्म में KPIs। तो KPIs के बेस पे क्या होता है, कंपनीज के ऑपरेशंस को आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसका सबसे बेस्ट पॉइंट यही है, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। जब तक जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। जब मतलब इफ यू वांट टू ड्राइंग यू नीड टू हैव अ वॉल। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी भाई, तो ये बताएं कि बैलेंस स्कोर कार्ड में किसी को कोई आपत्ति है? हेलो, नहीं है सर। प्रज्ञा भाई कोई आपत्ति? नहीं है, क्लियर है। नहीं तो ये चारों क्लियर है, प्रोस्पेक्टिव तो हमने पढ़ना पढ़ तो लिया। होगा ही सर। हाँ, बेसिक और तो हमको इसका समझाएंगे सबसे और पढ़ना गंदा तो होगा बात ही है कि हमको। आपको टर्मिनोलॉजी जो नोमेनक्लेचर है यही यूज करना है। गंदी बात तो ये है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर आपको लिखने आ गया कि 4 प्रोस्पेक्टिव लिखिए, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट सेम वर्ड लिखना है, इसमें कोई अपना वर्डिंग देने का जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, अब ये उसके असल बाद कौन क्या? कौन करते हैं ये? अच्छा, ये कौन करते हैं? ये काम जो है आपके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी कर सकता है, जिसको आपने बना के बैठाल के रखा है, जो आपके दोनों काम को देखते हैं ना, आपके अकाउंट्स फंक्शंस को भी देखते हैं और साथ में आपके ऑपरेशन को भी रिव्यू करते हैं। ठीक है, और ये सारा काम जो है, ठीक है, अगर आपके कंपनी का गुड कंट्रोल सिस्टम है ना, जिसको हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, अगर आपकी कंपनी में गुड कंट्रोल सिस्टम है तो देखिएगा ये सारा चीज ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहेगा। और ईयर एंड पे अगर कोई आदमी अगर इसको वैल्यू करने आएगा तो या तो आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा, नहीं तो आप एक्सटर्नल एजेंसी से भी करवा सकते हैं ये काम। ये कंपनी करवाती है ताकि वो बता सके हाँ जी भाई हमारे सारे पैरामीटर्स पे हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, एकदम धांसू सब काम हो रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या बोलता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके कंपनी में क्या देखते हैं, कंपनी में आपके क्या देखते हैं। ठीक है जी, मुझे चलाना है, उसमें 20,000 देना पड़ेगा क्या? चलो जाओ हाँ, जाओ ना, अभी पैसे देने पड़ेंगे ये चलाने के लिए। यस को। हाँ, तो ये फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव में आपके शेयर होल्डर्स आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके कस्टमर्स प्रोस्पेक्टिव में कस्टमर आपका क्या गोल है, आप कैसे उसको मेजर्स करते, मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या क्या मेजर्स यूज करते हो। यहाँ पर मेजर्स मतलब वो टेक्निक्स हो सकते हैं। उसके बाद आपकी इंटरनल प्रोसेस में क्या है, मतलब आप कैसे एक्सेल करोगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद कस्टमर कैसे हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में, लर्निंग के बारे में, आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट CI पे आप क्या काम करते हो। आई बिलीव आप लोगों ने काइजन कॉस्टिंग के बारे में जानते हैं क्या? काइजन के बारे में कॉस्टिंग में था भाई, थ्रूपुट के बाद में एक छोटा सा स्लाइड था, एग्जाम में आता है इसलिए जापानीज पूछ रहा हूँ। टेक्निक है सर ये तो। हाँ, जापानीज टेक्निक कंटिन्यूअस जापानीज इम्प्रूवमेंट करते हैं, टेक्निक्स, मैंने इसमें कॉस्टिंग कंटिन्यूअस टोयोटा वाले इम्प्रूवमेंट ने, फोकस करते हैं। हाँ
हाँ हाँ टोयोटा वाले ने इम्प्रूवमेंट किया था और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यानी होता है। हर नेक्स्ट मैंने डे आप पहले वाले, हाँ कॉस्ट नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल नॉट अ या कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट अ वन डे प्रोसेस या वन टाइम प्रोसेस, है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं प्रोसेस, सिर्फ यही। कॉस्ट नहीं नहीं, ये आपने तो बहुत लिमिट कर दिया। इट इज नॉट अबाउट द कॉस्ट ओनली, ये पूरी की पूरी इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, उसके बाद कॉस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, कस्टमर कंफर्ट के लिए अगर कुछ चाहिए होती है तो उसको चेंज करते हैं। यानी नेक्स्ट डे हमेशा क्या होगा, बेटर देन यस्टरडे होगा। इनका लॉजिक वही है, बेटर देन यस्टरडे। इनका जो सबसे अच्छा लॉजिक यही है। तो यही चीज पे ये काम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपकी जो आपके कंपनी के जो लर्निंग या इनोवेशन प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव है, उस पे आप क्या देखते हैं कि आप इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे क्या काम करते हैं या वैल्यू क्रिएशन पे आप क्या काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप चीजें आपको देखनी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या था, देखिए इसमें आपसे पूछा गया था कि 3 प्रिंसिपल्स लिंक बताइए, तीन प्रिंसिपल्स लिंक बताइए सीएसएफ के, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के, जो फॉर्म्स की स्ट्रेटजीज में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हम जो काम कर रहे हैं, जो न्यूटन का तीसरा लॉ है वो कैसे काम करता है। तीसरा जो है ये आपके आउटकम्स मेजर एंड परफॉर्मेंस ड्राइवर, ये जो आपकी एबीसी और एबीएम में आपने पढ़ा होगा अगर कॉस्टिंग का थोड़ा भी आइडिया होगा तो। और तीसरा लिंक्स टू द फाइनेंशियल्स मेजर, ये आप जब कोई भी सीएसएफ ये करते हैं तो बिना फाइनेंस के आपका सीएसएफ कंप्लीट नहीं होता, या केपीआई आपका कंप्लीट नहीं होता। तो ये तीन चीजें होती हैं जो एक सीएसएफ के, जब आप कोई कंपनी की ये करते हैं मतलब सीएसएफ निकालते होते हैं, तो आपको ये तीन चीजें आपको हेल्प करती हैं कि उसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या है उसका। उसके बाद इसके आउटकम मेजर्स आप कैसे करेंगे। आउटकम मेजर्स का मतलब हमने आपको क्या बताया, पॉइंटिंग मेथड्स में आप जैसे बोला कि एपी टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तो वो आप देखिएगा, नंबर ऑफ डिलेज कितने हैं, जनरली कितना डिलेज होते हैं, ये सारी चीजें आप देखेंगे। उसके बाद लास्ट में उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये तीन चीज होती है जो किसी सीएसएफ को फिक्स करने में मदद करता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पे 4 चीजें दी हुई हैं जो कि हमने बताया था कि एक सेल्स, मतलब ऐसे बताया था मैंने कि कंपनी के वैल्यूज के टर्म में देख सकते हो। तो देखो आपने सेल्स के लिए क्या बोला कि कंपनी की सेल्स की एक्यूरेसी कैसी है, रिटर्न ऑन सेल का मतलब ये मैंने नंबर्स पे बात किया था या वॉल्यूम पे, यानी कितना अमाउंट ऑफ सेल करता है। और दूसरा उनकी जो स्ट्रेटजी है फोरकास्ट की वो कितनी एक्यूरेट है और लोग कैसे काम करते हैं उसको अचीव करने के लिए। फिर मैंने बताया था लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में नहीं बोला था, बट लिक्विडिटी फिनांस पर्सपेक्टिव के अंदर का एक पार्ट है जिसमें हमने बोला था करंट रेशियो आपकी कैसे है, लिक्विडिटी रेशियो कैसी है, आपके टर्नओवर्स कैसे हैं, यहाँ पर रिसीवेबल टर्नओवर, कैश फ्लोज, इन्वेंट्री टर्नओवर, आपके एसेट के पोजीशन की सारी चीजें देखी जाती है। लास्ट में मार्केट वैल्यू देखी जाती है और बीच में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी आरओआई या रेसिडुअल आपका इनकम क्या है, बिजनेस में आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हो फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर द स्टेक होल्डर आप क्या वैल्यू एडिशन करते हो, ये भी एक फाइनेंस पर्सपेक्टिव में समझा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रोहन बोल दो मुझे। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के अंदर में हमने बताया ये 4 चीजें समझने की, आप इनोवेशन पे चलती है, आपका कंपनी टाइम टू मार्केट यानी डेवलपमेंट प्रोसेस काम करता है। फिर अगर काम है ओपन अंदर अगर इनको दूसरा प्रोडक्टिविटी सर्विस में काम कर आपके टाइम हो रहा है क्या कस्टमर सर्विस से दे रहे हो, तो मैंने बताया डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपकी बातें हो रही हैं।
सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसमें कट गया था। हेलो, हाँ मिराज भाई, आवाज सही नहीं अभी आ रही आ थी। रहे? पिछले 5 मिनट से आप जो भी बोले, शायद मैं समझ रहा था कि मेरे पास प्रॉब्लम है, लेकिन आवाज सही नहीं आ रही थी। तो कुछ भी नहीं, मतलब 4-5 मिनट लंबा टाइम चला गया। अब आ रही है सर। मतलब इस स्लाइड में कहाँ से हम लोग मिस हैं? मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड पे हम जब थे नहीं नहीं, तो अभी जो प्रोस्पेक्टिव तक फाइनेंशियल क्लियर का था। जो बता रहे थे ना, फाइनेंशियल में जो हाँ, रेशियोज बता रहे थे, रेशियोज इन्वेंट्री अच्छा अच्छा, टर्नओवर, वहां से थोड़ा हाँ गड़बड़ा हाँ, गया है। चलो कोई नहीं। अरे मैसेज मार देते व्हाट्सएप पे कि आवाज नहीं आई, क्योंकि मेरे को अभी लगा मैं कि समझा कि स्क्रीन। शायद मुझे मुझे मैं समझा कि सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को अभी स्क्रीन कटा तो अभी समझ में आया हमको। एक मिनट भाई साहब। हाँ सर। नो, अभी जो हमने बोला था कि 3 प्रोस्पेक्टिव से आपको 4 प्रोस्पेक्टिव थे, ये वाले 3 प्रोस्पेक्टिव क्लियर हुए थे। फाइनेंस में हम थे तो। हेलो सैयद भाई, आवाज आ रही है? आ रही, स्क्रीन नहीं आ रहा आपका? हाँ, स्क्रीन तो शेयर हो रहा। स्क्रीन आई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन, हाँ हाँ अभी अभी सही है। आई ना। फाइनेंस हाँ पर्सपेक्टिव में 4 पॉइंट ऑफ चीजें। देखिए, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कवर करने के लिए बताया गया कि मिनिमम ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंस में जब आप फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं? क्योंकि हमने बोला था फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव आपको देखना है जो आपके स्टेक होल्डर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके स्टेक होल्डर आपसे क्या इम्पेक्ट करते हैं कि आप जो सेल्स के मतलब रिटर्न ऑन सेल आपके अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो उनको सेल्स का फोरकास्ट देते हैं वो थोड़े जेन्युइन होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। एबिलिटी टू पे इन शॉर्ट रन। इन शॉर्ट रन इसका मतलब आपके पास आपका कोई क्रेडिटर आके बैठ गया, खड़ा हो गया, आप पैसे दे पा रहे हो कि नहीं, आपका कोई लोन ड्यू हो गया, आप उसको पैसे दे पा रहे हो कि नहीं। ये सारी चीजों को हम लोग लिक्विडिटी से मेजर करते हैं। इसका जो मेजरिंग रेशियो यूनिट जो होता है वो क्या होता है हम लोग का? करंट रेशियो होता है, या फिर क्विक रेशियो भी होता है। डिपेंड कि आप करना मतलब कितना स्पीड में को समझना चाहते हो। करंट रेशियो आपका क्या बताता है कि आपके पास लिक्विडिटी का रेशियो कैसा है, यानी आपकी करंट एसेट आपकी करंट लायबिलिटी से ज्यादा है या कम है, उसके बारे में बात करता है। और क्विक रेशियो आपका बात करता है कि आपके पास अगर इंस्टेंट अगर कोई लायबिलिटी आती है तो आपकी क्विक एसेट का मतलब जिसको आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर वो इतना सफिशिएंट है कि नहीं कि उसको पे ऑफ कर सके। तो ये सारी चीजें देखता है एक बंदा जब आपके बिजनेस में पैसे लगाता है, जो आपका स्टेक होल्डर होता है। दे ऑलवेज कंसर्न अबाउट योर लिक्विडिटी। फिर आपके पास साथ में वो सब ये चीजें देखता है, चाहता है कि आपका टर्नओवर कैसा है, आपका पेबल्स टर्नओवर कैसा है, इन्वेंटरी कैसा है, ये सारी चीजें। और लास्ट में क्या समझा है? कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो की आपकी पोजीशंस कैसी है। तो ये प्रोस्पेक्टिव में, फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव में आपकी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ट्रांसलेट किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आपकी आरओआई कैसी है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी रेसिडुअल इनकम क्या है, यानी नेट प्रॉफिट जो आप अर्न करते हो वो कैसा अर्न करते हो। तीसरा क्या है? मार्केट वैल्यू या शेयर प्राइस। मार्केट वैल्यू प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो आपकी शेयर वैल्यू मार्केट में कितने पे ट्रेड कर रही है। तो ये सारे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव के अंदर में ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। अगर कोई बंदा, अगर आपको मैंने अभी 4 चीजें बताई थी तो बताए रोशन भाई। रोशन भाई, यस सर। आर यू देयर? हेलो।
यस यस। बीएससी के हेलो। 4 पॉइंट हमने हाँ सभी बीएससी के हमने 4 पॉइंट बताए थे, बताइए तो बीएससी के 4 पॉइंट। बीएससी का 4 पॉइंट एक केपीआई था। नहीं नहीं तो ये अपने आप में बता रहा है, लेकिन 4 पॉइंट्स क्या थे, 4 पर्सपेक्टिव्स क्या थे? मैंने तो लिखा नहीं। फाइनेंस थे, हाँ। कस्टमर थे, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस थे, ओके। और लास्ट में आपका इनोवेशन था। यानी यही 4 है ना आपके, मतलब बीएससी में यही 4 प्रोस्पेक्टिव से आप स्टडी करते हैं ना। सही है। एक कंपनी के ऑपरेशन को आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये 4 पॉइंट, जिसको यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब कि हर बंदे का क्या एक्सपेक्टेशन होता है यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि अगर बात करें तो आपके स्टेक होल्डर से क्या उम्मीद है, कस्टमर्स पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपके कस्टमर आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, इनोवेशंस में आप कंपनी के अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में क्या काम करते हो, और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आप कैसे अपने आप को एक्सेल कर, ठीक है, व्हाट मस्ट वी एक्सेल एट, जो हम जिसमें अपने आप को या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारों चीजों 4 पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमने अभी डिटेलिंग पढ़ी किसके बारे में, फाइनेंस पर्सपेक्टिव के बारे में। फिर उसके बाद कस्टमर्स मेजर्स करते हैं, तो कस्टमर्स के मेजर्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले रिटेंशन, सबसे पहले ये 4-5 चीजें हैं, सब एक दूसरे का अपना पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे पहले कस्टमर एक्विजिशन, यानी आप कस्टमर मार्केट से एक्वायर कितना कर रहे हो, कितने नए बंदे आ रहे हैं, ठीक है, उसके से आप मार्केट में कितना एक्विजिशन कर रहे हो, फिर आपको कितना कस्टमर को रिटेन कर रहे हो, फिर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, और ये सेटिस्फेक्शन आपको कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प करता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और फिर बाद में डी के बाद ए बन जाता है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करता है। आप अपनी जब कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को जब मेजर करते हो तो ये चारों पांचों चीज को साथ में कंबाइंड स्टडी करके मेजर करते हो। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव में आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कस्टमर पर्सपेक्टिव में जो है देखनी पड़ेंगे। तो पहले एक लर्निंग एंड ग्रोथ को पहले देख ले। लर्निंग एंड ग्रोथ में 2 चीजें हैं, पहला कुछ कैटेगरी वाइज है और साथ में उसमें क्या मेजर्स आते हैं। तो सबसे पहले देखिए लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ था वो हमारा लिखा हुआ था जिसमें हम क्या एक्सेल कर सकते हैं, वेयर वी कैन डू द एक्सेल, कहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि एम्प्लॉयज के स्किल सेट पे हम क्या काम कर रहे हैं करंट में और फ्यूचर में। तो ये हमारी एक कैटेगरीज है जिसमें आगे हमको अब समझना पड़ेगा, हाँ जी भाई ये मैंने काम करा, अब इसमें हमको क्या क्या चीज, क्या मेजर्स लेने होंगे, क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन सी द लर्निंग। तो उसके लिए ट्रेनिंग चेक करना पड़ेगा, सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, जो आपके पास कॉम्पिटेंट बंदे हैं उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके अलग से उनसे आपको ज्यादा मतलब यूज उनसे ये लेना पड़ेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटीज। उसके बाद तो ये कैटेगरीज है, यानी ये वाला पार्ट था, ये इसको हम बोलेंगे केपीआईज, और ये है उसके मेजरमेंट्स, यानी इससे उसमें क्या क्या चीज हम कर सकते हैं ताकि हम अपने लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को से हम रिजल्ट ले सकें। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट रुके, मैं आपके सामने 2 चीजें करने वाला हूँ। एक सेल्स का वेरिएंस निकालने वाला हूँ और साथ में मैं आपके साथ निकालने वाला हूँ एक फ्लैश
फ्लेक्सिबल बजट करने वाला हूँ। फ्लेक्सिबल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को 1 मिनट, थोड़ा इस पे लैपटॉप पे शिफ्ट हो रहा हूँ। लून और अम्मी के साथ में करूँ। Papa, keep inhaler one more room. Keep it there. हाँ भाई, जैसे अपने हैंड में बनाए थे वैसे अपने हैंड में मेरे हैंड में भी बना। हेलो। हाँ रोशन भाई, मेरी आवाज जा रही है? यस आ रहे आवाज आ रहे, हाँ स्क्रीन आ रहा है, एक्सेल दिखा आ रहा है। चलो, थैंक यू। हाँ देखिए, आपने एक स्टैटिक बजट बनाया और आपने बनाया यूनिट सेल होगा 10,000 का यूनिट सेल होगा। अब इस पे आपने बना लिया था, आपने सेल प्राइस रखी थी 50 रुपए की। आपका मटेरियल लगता था आपके ऊपर जा रही है, आपने मेरे हाथ में कर दिया। तो मटेरियल हमारा है 200,000 का। फिर उसके बाद है हमारा लेबर जो है वो है 100,000।
ठीक है, तो हमारे पास 100,000 का। फिर मेरे पास एक आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल वाला 50,000 का, और हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स्ड वाला जो कि आता है 60,000 का। और इस तरह से करके हमने निकाल लिया था, हमारा टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया था। और हमने प्रॉफिट निकाल ली थी। प्रॉफिट निकाली थी कितनी? 90,000 की। अब हमको आपको बनाना है प्रिपेयर बजट एट 3 लेवल पे बनाना है। पहला बनाना है 6,000 यूनिट पे, दूसरा बनाना है 8,000 यूनिट पे, तीसरा बनाना है 9,000 यूनिट पे। कैन समबडी हेल्प प्रिपेयर इट नाउ? और तीसरा बनाना है 12,000 लेवल पे। कैन समबडी हेल्प मी नाउ एंड मेक द बजट? सेल्स तो इजी है। 6,000 into 50, 300,000 सेल्स 6,000 यूनिट के लिए। 400,000। हम काम करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सेल्स पे आप बोलो कि इजी है। दिस मल्टीप्लाई बाय, मिराज भाई डिस्टरबेंस बहुत हो रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके। हेलो। बट आपकी तो एकदम आवाज जबरदस्त है भाई। मेरी ओके, आवाज नहीं है सही? हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है आपका। आपका आवाज इंटरनेट हैंग वीक है करके मैसेज आ रहा है, मे बी इंटरनेट। बस एक ही पॉइंट कम है, लेकिन ठीक तो नहीं है बहुत। देखता हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताएं कि ये यूनिट लेवल है, ये यूनिट लेवल है 6,000, 8,000 एंड 12,000। तो सेल्स में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सेल्स पे जितना यूनिट हम सेल कर रहे हैं उतना को मल्टीप्लाई करके हम नंबर निकाल रहे हैं। इसमें कोई आपको तो बताइए सेल्स पे। नहीं, मटेरियल पे हमारा क्या होगा लॉजिक? क्लियर? ऐसे ही आएगा ना जी। पहले मटेरियल पर यूनिट निकालेंगे, मटेरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100,000 डिवाइड बाय 120,000 है। 120,000 है क्या? 120। नहीं, 200,000 को जाता है। हम हेलो। बस मिराज भाई, आपकी आवाज है ना, हैंग पे है आप। हेलो।
हाँ भाई, आवाज जा रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। अभी क्लियर है भाई। जी सर आ रही है। हाँ, और स्क्रीन भी आई बिलीव क्लियर होगा। यस यस नहीं, यस। स्क्रीन आपका यानी अभी कुछ कर रहे हैं आप? स्क्रीन तो आपका यानी हाफ वे टाइप किए हुए हैं आप सेल में। हाँ अभी जा रहा है, 1 मिनट, प्रोसेसिंग दिखा रहा है, स्क्रीन प्रोसेसिंग दिखा रहा है। पहले मटेरियल पर यूनिट निकालेंगे। मटेरियल पे 200 पे कितना था? आवाज फिर से नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो अभी नहीं आ रही है, 1 मिनट, आवाज जा रही है, मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा है, 1 मिनट। हेलो, आवाज जा रही है? आवाज अभी भी फंबल है आपकी और स्क्रीन भी नहीं आ रहा है। नहीं, स्क्रीन तो अब जाएगा, 1 मिनट लगेगा। हाँ, स्क्रीन जा रही है भाई। अभी मेरी, हमको लगता है आवाज भी प्रॉपर जा रही होगी, स्क्रीन भी अभी प्रॉपर आएगी, कोई मसला नहीं है इस पे। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मान लो कि आपने एक स्टैटिक बजट बनाया था जो कि 10,000 यूनिट पे था, तो आपने 10,000 यूनिट पे था, आपकी सेल प्राइस 50 की थी, इसका मतलब 500,000 आपका सेल प्राइस था। उसके अगेंस्ट में आपने 200,000 मटेरियल पे खर्चा किया, फिर लेबर पे आपने 100,000 खर्चा किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे जो कि वेरिएबल नेचर का है उस पर 50,000 खर्चा किया, और एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि आपका फिक्स नेचर का है उसके ऊपर आपने 60,000 खर्च किए। ठीक है जी, तो टोटल कॉस्ट आपने खर्च किया 410,000, 200 प्लस 100 300 प्लस 50,000 प्लस 60,000, 410,000 आपने टोटल खर्च किया था, जिसके अगेंस्ट में आपने सेल प्राइस बुक करी थी 500,000 की। इसका मतलब है कि 90,000 आपका प्रॉफिट था। तो दिस वाज योर स्टार्टिंग बजट। बट अब सेकेंड लेवल पे हमने बोला था कि आपको 3 लेवल पे बजट बनाना है, 6,000, 8,000 और 12,000 लेवल पे आपको बजट बनानी है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूनिट को हमने यहाँ पे यूनिट लिख लिया 60,000, 6,000, 8,000 एंड 12,000 का। तो आपके कहे अनुसार हमने 50 रुपया हमारा सेल प्राइस था, हमने 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया और 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये 300,000, उसके बाद 400,000 और 600,000 हमारा आ गया। अब मैंने बोला था कि आपको मटेरियल चाहिए था, तो मटेरियल में आपको बोला कि 20% आपका, हाँ मटेरियल जो है आपको पर यूनिट पहले निकालना पड़ेगा। तो मटेरियल आपने पर यूनिट यहाँ पे निकालने के लिए आपने क्या किया,
आपने 200,000 डिवाइड बाई 10,000 किया तो आपका 20 रुपए का मटेरियल पर यूनिट आया। अब ये 20 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या है, 20 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6,000 को, 8,000 को और 12,000 को। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा जी, आपका निकल जाएगा मटेरियल। आपका क्या निकल जाएगा जी, मटेरियल निकल गया। अब आगे बात आती है किस चीज की जी, आगे आपकी बात आती है लेबर की। तो फिर आप इसी तरह लेबर का भी पर यूनिट लेबर निकालेंगे। तो फिर लेबर का पर यूनिट निकालेंगे, 100,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो हमारा लेबर का कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा जी। ठीक है, तो हम यहाँ लेबर ले लेंगे और लेबर का पर कॉस्ट यूनिट जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम अपना टोटल कॉस्ट लेबर का कैसे निकालेंगे, ये 10 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 6,000 से अब मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स हमारा आ गया। 120,000 लेबर का 60,000 आएगा। हाँ, तो 60,000, 80,000 एंड 120,000 ये आ गया हमारा लेबर का। फिर उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड ले लेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड हमारा कितना आएगा जी, पर यूनिट का कॉस्ट क्या आएगा, पर यूनिट का कॉस्ट आएगा 50,000 डिवाइड बाय 10,000। इसका मतलब कि 5 हमारा कॉस्ट आएगा। ठीक है जी, तो अब हम 5 रुपए से मल्टीप्लाई करके नंबर्स ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको फिक्स किया तो हमने ये निकाल लिया जी, हमारा क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल आया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब क्वेश्चन पूछता है हमसे कि फिक्स्ड ओवरहेड में मैं क्या करूं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें भी मैं इसको क्या करूंगा जी, इसको पर यूनिट निकालूंगा। ये सही है या गलत है, कोई आदमी नहीं, बोल गलत नहीं है, रहा गलत है, ये इसमें। गलत है। तो आप पहले तो बोलिएगा ना भाई गलत है। गलत है, फिक्स रहना चाहिए 60 60 60। सेम रहेगा हाँ, सर। तो भाई बोलिएगा ना कि हाँ जी भाई गलत जा रहे हैं। ऐसा कुछ थोड़ा होता है कि सारा टाइम हम ही बोले। 270, 340, 480,000 आंसर। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर लेंगे जी, 60,000। क्लियर। 60 60 60। हाँ 60 60 60 मजबूत। तो अब हमारा जो प्रॉफिट, पहले हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा जी, अच्छा इसमें किसी को कोई एतराज, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन जो लग रहा हो कि नहीं भाई ये समझना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ये हम है ना, ये स्टैटिक बजट था, यानी पहले जो बजट जो बनाए थे वो स्टैटिक बजट था। उससे फिर क्या करें, हाँ फ्लेक्सिबल बजट बनाए आप। हाँ, उससे हमने, दिस वाज आवर स्टैटिक बजट। स्टैटिक बजट यानी जो बिगनिंग ऑफ द ईयर का बजट था। अब हमने Okay. ये किया था कि हम ये 3 सिनेरियो दिया, दिस इज आवर 3 सिनेरियो, ABC इज द 3 सिनेरियो। मैं मान के हेलो, चल रहा हूँ कि हेलो, मैं मान हाँ के सर, चल रहा हूँ आई हैव अ कि क्वेश्चन सर। आप, यस टेल मी। दैट आपने एक स्टैटिक बजट जो बनाया है उसमें 10,000 यूनिट लिया, ठीक है, तो आपने जी 10,000 ही क्यों लिया, वो 12,000 क्यों नहीं लिया, 9,000 क्यों नहीं लिया, 4,000 क्यों नहीं लिया? तो क्या बेसिस होता है जिसके बेसिस पे यूनिट डिसाइड किया था स्टैटिक बजट का कि इसी यूनिट पे स्टैटिक बजट बनेगा? देखिए इसके लिए आपकी जो हिस्ट्री होती है ना, जो आप पीछे 2 साल 3 साल जो परफॉर्म करते हैं, तो हाँ, आपके जो ऑपरेशन टीम में बंदे होते हैं या आपके सेल, जैसे मैं मेडिसिन में काम करता था, तो हमारी जब बजट बनती थी ना, तो हम एक एरिया सुपरवाइजर जो होता था हमारा, जो एरिया का जो सुप्रीम बंदा होता था, उसको हम लोग टास्क देते थे कि आप बताओ कि जैसे हमारी 5 कैटेगरी की सेल होती थी। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ। मेरी 5 कैटेगरी की सेल होती थी, कोर आइटम, ठीक है जी।
और दूसरी हमारी आती थी जो हेल्थ सप्लीमेंट की आइटम, और दूसरी फेयर एंड ब्यूटी, ब्यूटी की आइटम आती थी। तो इसमें क्या होता था, तो हमारा जो एरिया सुपरवाइजर होता था ना, वो हमको बेस्ड ऑन सिनेरियो वो हमको एक नंबर्स देता था, तीनों का वो नंबर्स देता था। तो मान लो एरिया सुपरवाइजर ए, बी और सी, इस तरह से हमारा 3 बंदे बैठते थे हम लोग, और 3 बंदे जब बैठ के डिसाइड करते थे तो था भाई साहब ये 500 यूनिट बिक जाएगी, ये बोलता था नहीं यार 500 नहीं 450 की यूनिट बनेगी, फिर ये बनता था कि नहीं यार ऐसा है कि मार्केट तो अब बूम करेगा, तो 600 बनती थी। तो अब जो तीनों का जो लाइन मैनेजर, जो हमारा ऑपरेशन मैनेजर था, वो क्या करता था, वो बोलता था कि तुम एक काम करो, और हमसे पूछता था, चूंकि हम फाइनेंस में थे तो हमसे पूछता था फाइनेंस तुम आके अपना इनपुट दो। तो हम बोलते थे सर 380 बिका है इस साल में, ठीक है। तो एरिया सुपरवाइजर अपना इंटेलिजेंस, बिजनेस का नॉलेज लगा के बोलता था एक काम करते हैं, सब आदमी के लिए रीजनेबल 550 फिक्स करते हैं। तो मतलब 550 इज द एक्सपेक्टेड सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर होता है क्या? हाँ, नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली। मतलब हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना यूनिट हो जाएगा, हम लोग सेल कर पाएंगे, तो उसके जी, बेसिस पे जो यूनिट पहला डिसाइड है बजट, वो उसी पहला बजट यूनिट पे, बनता है। हाँ वही जो हम लोग का एक्सपेक्टेड है कि इतना सेल हो जाएगा, तो उस एक्सपेक्टेड सेल के बेस में हम एक स्टैटिक बजट बना देते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ 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 हाँ। लेकिन सीखता हूँ क्या? अच्छा, बजट वाले चैप्टर में आपने 2 पॉइंट्स पढ़े होंगे। एक आपने पढ़े होंगे ऑथोरिटी बजट, अच्छा। पढ़े होंगे कहीं ना कहीं बचपना में, और एक होते थे पार्टिसिपेटिव बजट। तो हमारा वाला जो अभी जो मैं पीछे मेडिसिन में था, तो हमारा जो बजटिंग अप्रोच था ये पार्टिसिपेटिंग बजट था। क्या था? पार्टिसिपेटिंग था। तो इसमें क्या था कि हर बंदा अपना इनपुट लाके देता था, बोलता था हाँ भाई ये 500 बिक जाएगा, 450 बिकेगा, 600 बिकेगा, 380 है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर बंदा अपना अपना इनपुट लाके देता था, और फिर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द डिस्कशन डिसाइड करती थी कि कौन सा नंबर चूज करे। और एक जो अथॉरिटी बजट होता है, वो बिजनेस के कोई भी ओनर से या कोई भी डिपार्टमेंट से या किसी से कोई मशवरा उसको नहीं लेना होता है। वो सीधे बोलता है भाई इस साल तुमको 700 यूनिट का मैंने टारगेट दिया है, तुम अचीव करो, अगर बिजनेस में रहना है तो करो, नहीं करना है तो फिर खल्ली बल्ली। तो ये अप्रोच होता है बिजनेस का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो पहले दिन जो बजट डिसाइड होता है, दैट बजट इज नोन एज द स्टैटिक बजट। उसके बाद हम 3 सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया, ए बी सी। ए में हमने बताया कि 6000 आप एक्चुअली अचीव कर रहे हो, फिर बी में मैं बताया कि आप 8000 एक्चुअली अचीव कर रहे हो, और फिर सी में हमने आपसे बताया कि आप 12000 अचीव कर रहे हो। तो आपने अपने स्टैटिक बजट को एक्चुअल आउटपुट के साथ जब एडजस्ट करके जो काम निकाला है, जो काम किया है, दैट वर्क इज नोन एज द फ्लेक्सिबल बजट। उसको क्या बोलते हैं आप? फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। ठीक है, अभी सैयद भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं नहीं नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है। यानी ये सब्जेक्ट तो बजटिंग का नहीं होता ना, आज जो हम पढ़ रहे हैं? नहीं, ये बजटिंग का नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है, 1 लाइनर टॉपिक, एग्जाम में इसमें से 2 या 1 एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं कि आपसे पूछ देता है कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, या कोई एक एग्जांपल देता है और बताता है कि वेरिएबल ओवरहेड में इसका क्या इम्पैक्ट है इफ यूनिट इज गेटिंग चेंज। तो आप उसको समझ सको कि वेरिएबल में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो आपकी बेसिक प्राइस होती है आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। आप समझ सको कि आपको बोलता है कि दे हैव डिसाइडेड 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दे फाउंड दैट 12,000 दे हैव एक्चुअल सेल, सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द फिक्स्ड ओवरहेड? तो आप बताएंगे द इम्पैक्ट विल बी नील, बिकॉज फिक्स्ड इज ऑलवेज फिक्स्ड विद इन अ रेलेवेंट रेंज। जब आप फिक्स्ड बोलते हैं तो फिक्स्ड हमेशा सब्जेक्ट टू रेलेवेंट रेंज होता है। फिक्स्ड हमेशा किसी भी लेवल पे फिक्स्ड नहीं होता, वो एक पार्टिकुलर रेंज के लिए फिक्स्ड होता है।
तो ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, की वर्ड है कि फिक्स्ड इज ऑलवेज फिक्स विद इन अ रेलेवेंट रेंज। सही है। ये की वर्ड है। तो ये वाला पार्ट मेरे को बताना था। अभी आपसे मैं, अगर कोई एक बंदा मेरे को ये बता दे कि ये पूरे की, अब मैं बता रहा हूं, ये मैं अब बात कर रहा हूं कि कंपनी ने एक्चुअली जो सेल किया, ये सेल किया, ठीक है, दिस वाज द एक्चुअल सेल। बट जब कंपनी ने 12,000 यूनिट पे सेल किया, तो कंपनी का एक्चुअल डेटा आई एम प्रोवाइडिंग, एक्चुअल डेटा आई एम प्रोवाइडिंग। सेल किया, कंपनी का जो सेल है वो 52 रुपया 50 पैसे करके बिक रहा है। सेल प्राइस कितना चेंज हो रहा है जी? तो कंपनी ने एक्चुअल में सेल कितने का करा जी? 6,000 30,000 का, 6,30,000 का सेल किया। अब इस पे कंपनी ने बताया भाई साहब मेरे तो मटेरियल पे 224 310 लग गए, लेबर पे 180 लग गया, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे हमने 54,000 में काम निपटा दिया है। नहीं है, थोड़ा वीक है। उसके बाद फिक्स्ड पे हमारा 60,000 लग गया, फिक्स में हमारा 65,000 लग गया जी, ठीक है। अब इसका मतलब रहा कि अगला कंपनी ने आपको बताया भाई साहब हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा 5/23/2030 पे जाके नक्की हो गया, यानी हमने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था वी डिड नॉट अचीव दैट प्रॉफिट। कैन यू डू द वेरिएंस एनालिसिस एंड फाइंड द रीजन? ठीक है, यानी आपसे अगला पूछ रहा है आप मेरे को वेरिएंस एनालिसिस करके दो और साथ में अब मेरे को रीजंस रिकंसाइल करके दो। बताओ कि भाई मेरे मटेरियल के कितने डिफरेंसेस आए, मटेरियल पे क्या वेरिएंस था, लेबर पे क्या वेरिएंस था, उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे क्या वेरिएंस था, फिक्स्ड ओवरहेड पे क्या वेरिएंस था। एक तो प्राइस वेरिएंस है 50 टू 50 60 में जाना चाहिए था, उसके बाद लेबर वेरिएंस से ज्यादा पे किया। रिकॉर्ड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस वेरिएंस है इसमें। जैसा रेवेन्यू है ये पॉजिटिव वेरिएंस है 2.5 का। नहीं समझ में आया, क्या बोले, फिर से बोले, सॉरी। नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस वेरिएंस है, यानी जो भी जो जो हाँ हाँ बोले 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 बोले, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई जैसे सेल्स है, सेल्स में 50 पे था 52 हुआ, यानी 2.5 का पॉजिटिव अप्रोच है इधर। और कॉस्ट में थोड़े पॉजिटिव है थोड़े नेगेटिव है, यानी मैन्युफैक्चर ओवरहेड फिक्स्ड जो है, कौन सा मटेरियल जो है वो हाँ पॉजिटिव वेरिएंस है, यानी कम कम खर्चा हुआ हमको। जितना होना था मटेरियल था यहाँ पर 20 का, उससे कम हुआ। और ठीक है। उसके बाद है लेबर है, लेबर यहाँ पर ज्यादा हुआ, वेरिएबल हाँ ओवरहेड्स कम हुए और फिक्स्ड ओवरहेड बढ़े, यानी तो पॉजिटिव ये और नेगेटिव वेरिएंस होके ये जी। तो आप जब परफॉर्मेंस एनालिसिस के लैंग्वेज में बात कीजिएगा तो कैसे बात कीजिएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप अभी जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है परफॉर्मेंस एनालिसिस। जी इसके लैंग्वेज में बात करना है आपको। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के लैंग्वेज में जब आप बात कीजिएगा तो लिखिएगा मटेरियल शायद आपका स्क्रीन हैंग है। नहीं चल रहा। आपने कुछ लिखा है क्या अभी? हाँ लिखा तो यहाँ पर हैंग है। नहीं आ रहा सर। मटेरियल वर्ड लिखा, मटेरियल वेरिएंस ऐसा कुछ लिखा।
नहीं 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 आ रहा। नहीं आ रहा, मटेरियल ही वर्ड खाली लिखा अभी तक तो। अभी मैंने लिखा परफॉर्मेंस एनालिसिस के लैंग्वेज में मटेरियल टोटल मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल टोटल वेरिएंस या टोटल मटेरियल वेरिएंस, आप उनको वर्ड लिख के बताइएगा, टोटल मटेरियल वेरिएंस। तो उनको बोलिएगा देखिए भाई साहब, आपका होना चाहिए था 240, पर आपने खत्म कर लिया अपने डील को 224,310 पे डील फाइनल हो गई। इसका मतलब है कि आपके पास फेवरेबल वेरिएंस है। तो आप लिखिएगा ऐसे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आप उसको ऐसे लिख के बोलिएगा भाई साहब, आपको जो है 240 का सामान आपको मिल गया, 240 का सामान आपको एक्चुअल में मिल गया कितने में? इसका मतलब है कि आपको फेवरेबल वेरिएंस है। फिर आपको बोलिएगा, आप उसको फिर बोलिएगा टोटल लेबर वेरिएंस। तो यहाँ भी फार्मूला सेम रहेगा आपका। तो आप उनको क्या वर्ड लिखिएगा, भाई साहब आपने 120 का सोचा था लेकिन आपको 180 का फटका पड़ गया। इसका मतलब है हाँ जी, ये आपका एडवर्स हो गया। क्या हो गया जी? एडवर्स हो गया। फिर बोलिएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल वाला, आपने सोचा था, तो यहाँ भी इन पे आएगा, ये टोटल आ रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, टोटल आ रहा है। तो आप उनको बोलिएगा भाई साहब आपने सोचा था कि आपका 60 में हो जाएगा, 60,000 लगेगा, बट आपका काम 54,000 में हो गया। इसका मतलब कि आपको फेवरेबल वेरिएंस हो गया ऑन अकाउंट ऑफ टोटल मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस ऑन वेरिएबल, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल वेरिएंस, वेरिएबल वाले पे वेरिएंस। फिर हमने बोलना था टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के फिक्स्ड वाले पे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप वो वेरिएंस निकालिएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसको क्या बोलिएगा जी? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बोला था मैंने, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि बजटेड ओवरहेड कितना, 60,000, एक्चुअल कॉस्ट कितना, 65। ठीक है, तो 5,000 का आपको क्या मिल गया जी? एक्स्ट्रा। लेकिन फिर अब आप, हाँ लेकिन फिर उनको आप बताइएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इस पे हम बहुत लंबी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये क्या था। बसंत भाई आपने ये सवाल हमसे उस दिन भी पूछा था कि क्यों, क्या यू रिमेम्बर? बसंत भाई, सॉरी बंटी, हाँ जी। आवाज आ रही है तो मेरी? आपकी तो आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही है। हाँ मुझे भी नहीं है किसी की भी। तो नहीं सबका म्यूट पे रखा है, पता नहीं म्यूट है बाकी लोगों का।
तो आ जाइए, इसमें क्या था, वॉल्यूम वेरिएंस थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, फिक्स्ड वाले पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। ये करना पड़ेगा ऊपर चेंज, नेक्स्ट स्कैन। हेलो, बाकी किसी को आवाज नहीं जा रही है? बंटी साहब को नहीं आ रही आ रही है ये है, आवाज? सबको आ रही है हाँ मेराज भाई। आ रही है सर, आ रही है बस। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में मैंने बोला था कि भाई साहब पहले आपको क्या निकालना था, पहले निकालना था ये कि आपका अप्लाइड रेट क्या होता है। इफ यू रिमेम्बर, तो आपका अप्लाइड रेट क्या निकलता था, 6 रुपया। आपका क्या है, अप्लाइड रेट कितना निकला हुआ है, 6 रुपया। तो हमने आपके लिए लिखा था कि इसमें हमको लिखना पड़ेगा जो बजटेड, जो आपका बजटेड आउटपुट था, माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट। तो ये हमने बताया था कि हम जब इनिशियल जो स्टैटिक बजट लिए थे ना, उस समय के बारे में अब बात होगी। ये तो उस वक्त हमने कितना बजट लिया था जी, उस पर हमारा यूनिट कितना था, उस वक्त हमारा यूनिट था 10,000 का, लेकिन हमने 12,000 यूनिट बना लिया। कितना बना लिया जी, 12,000 हमने बनाया। इसका मतलब ये है कि हमको जो बेनिफिट है, और 6 रुपया हमारा अप्लाइड रेट है, हमारा अप्लाइड रेट क्या है, 6 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे लिए जो निकल रहा है बजटेड, मैंने बनाया था कितना के लिए, 10,000 के लिए, लेकिन हमने जो एक्चुअल आउटपुट हुआ है वो 12,000 का हुआ है। मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट करने से हमारा जो आएगा, दैट व्हाट वी कॉल्ड इट, उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसको हमने उस दिन भी आपको बोला था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है जी। अच्छा, इसमें आपको बेनिफिट क्या हो रहा है जी, इसमें एक आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि आप जो है ना 2,000 का बजट आपको लगना वाला था, लेकिन अब आपके लिए वो वाला पार्ट सेव हो गया। यानी अगर ये वेरिएबल होता, अगर ये वेरिएबल होता तो आपको 2,000 रुपया ज्यादा, 12,000 रुपया ज्यादा लगता, लेकिन ये 12,000 आप एक्चुअल में बचा लिए। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस में। इसको हम किस में लिखेंगे जी, प्लस में, क्योंकि ये हम फेवरेबल होता है, मेरे लिए ये क्या है, फेवरेबल है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। तो हमारा जो ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड का जो वेरिएंस इम्पैक्ट है वो है कितने का जी, 7,000 का। ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कितने का है, 7,000 का इम्पैक्ट है ओवरऑल, एंड दैट इज फेवरेबल। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, मैं बता रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे सीधा सीधा जो निकला, यहाँ पे सीधा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना था। तो एक्सपेंडिचर में क्या था कि आपका जो बजटेड फिक्स कॉस्ट था, उसके अगेंस्ट में आपने कितना फिक्स कॉस्ट पे किया, दैट व्हाट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर मैंने सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि आपने पहले जो प्लान किया था, वो प्लान किया था आपने 10,000 के लेवल पे। कितना के लेवल पे, 10,000 के, बट इवेंचुअली आपने 12,000 बनाए। इसका मतलब ये है कि आपका ये ओवर अप्लाइड हो गया। क्या हो गया जी, ओवर अप्लाइड हो गया।
अगर ये ओवर अप्लाइड हो गया तो हमको जो मेरे को क्या फायदा मिल गया, क्योंकि हम जो 10,000 के लिए कॉस्ट एज्यूम कर रहे थे, सेम कॉस्ट पे हम 12,000 यूनिट बना लिए, तो मेरे को वॉल्यूम वेरिएंस यानी वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण मेरे को कॉस्ट का बेनिफिट हो गया। तो दैट व्हाट वी कॉल्ड इज वॉल्यूम वेरिएंस। और दोनों का जो एडिशन होगा उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। दोनों का जो एडिशन आएगा उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली। अब मैं आ रहा था कि सेल्स वेरिएंस निकालने हैं। अब सेल्स वेरिएंस में दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला तो प्राइस वेरिएंस निकल जाएगा, सिंपल है। तो प्राइस वेरिएंस में हमने क्या बोला था जी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो कितना आया जी हमारा, बताइए तो। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितने का था, 50 रुपए का। हमने बेच कितने में लिया, 52 रुपए में। तो मेरे लिए क्या हो गया, 50 माइनस 52 रुपया 50 पैसा, 52 रुपया 50 पैसा। अब ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे लिए बेनिफिट है। क्या है, बेनिफिट है। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 12,000 की, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो हम इसको फेवरेबल में लिखेंगे। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। अब जो चीज निकलेगा उसको हम बोलेंगे सेल्स प्राइस वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इफ यू रिमेंबर हमने क्या लिखा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यह काम कर लें। इस पे अगर इतना डिटेल, इसको यहाँ ही रहने दें, इसको डिटेल में अगर नहीं भी लेना है तो यहाँ सेल्स टोटल वेरिएंस ले लें एक बार में। सेल्स टोटल वेरिएंस लेते हैं। तो सेल्स टोटल वेरिएंस लेने का मतलब ये हो गया कि हमारा दोनों सेल्स में जो डिफरेंस है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड सेल्स एट एक्चुअल आउटपुट लेवल माइनस एक्चुअल सेल्स। तो हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड सेल्स जो हमने लिया था वो हमारा स्टैंडर्ड सेल्स एट एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड सेल्स एट एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना आया था जी, 240। तो हम ले रहे हैं 240 माइनस 224। तो ये हमारे लिए कौन सा वेरिएंस है जी, निगेटिव वेरिएंस है। तो हमारे लिए कौन सा वेरिएंस है, निगेटिव है, क्योंकि मेरे को नुकसान हो रहा है। तो ये मेरे लिए निगेटिव वेरिएंस है। अच्छा, ये दोनों के बीच में अब हम इन्हें रिकंसिलिएशन बनाया है। तो इसके और इसके बीच का जो रिकंसाइलिंग आइटम है वो कितना है, 13,310 का रिकंसाइलिंग आइटम है। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो इट शुड बी 13,000। ये आप सेल्स का वैल्यू सही लिया क्या, नहीं 12,000 आना ना। नहीं गलत हाँ। लिया, वही सेल का फिगर गलत लिया। 240 जो मटेरियल है। हाँ, और ये हमारे लिए फेवरेबल, ये क्या, अरे यार, यानी ये कि फेवरेबल होना चाहिए कि ऑलरेडी प्राइस ज्यादा है ना। दिस माइनस, नो वो सॉरी, माइनस अरे यार, हाँ 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 30,000 फेवरेबल होना चाहिए। हाँ 30,000 फेवरेबल होना चाहिए, वही तो।
1300, 15,090, 6, 7,000 और ये 30,000, ये 60,000 है हमारा। लेबर है। ये दोनों का ये गैप सही है, ये करेक्ट है। 24 में से 30 गया 15,960, ये सही है। ये 60,000 भी सही है। 120 माइनस 180, तो 60,000 का हमको क्या लग गया, लॉस हो गया, यानी इसका मतलब अनफेवरेबल हो गया। इसमें मेरे को फेवरेबल मिला, इसमें मेरे को फेवरेबल मिला, और ये दोनों के बीच पे जो डिफरेंसेस था वो 30,000 का हमको फेवरेबल मिला। अगर ये मैं बीच में एक मिनट, तो अभी जबकि इसके बीच में मेरे को 5,000 का, एक बार मैं मान के चलता हूँ, ये 5,000 एक बार यहाँ ले लेता हूँ, तो हमारा रिकंसिलेशन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों 13,310 हो गया। नहीं हो गया ना, रिकंसिलेशन कंप्लीट हो गया। 13,000 का गैप था ना जी। हाँ ओके ओके, वो 13,000 का फेवरेबल था ना। हाँ, तो ये हमारा ये जो वॉल्यूम वेरिएंस जो है हमारा नहीं आएगा हमारे कैलकुलेशन के लिए, रिकंसिलेशन पे नहीं लिया जाएगा। दैट विल बी ओनली शोज एज अ, वो इंटरनल इसके लिए सिर्फ आएगा, इंटरनल रिपोर्टिंग पे काम आएगा। दैट विल बी नॉट टेकन फॉर द रिकंसिलेशन। तो अभी हम यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारा रिकंसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर, जब आप अपने मैनेजमेंट को लिख के दिखाइएगा तो ऐसे लिखिएगा, प्रॉफिट अंडर बजट। ये किया था ना आपने। हाँ। और साथ में ये सब रिकंसिलेशन ऐड करके लास्ट में हमको क्या बताइएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। आई बिलीव मैच हो गया। हाँ, तो दिस वाज द कंप्लीट रिकंसिलेशन फ्रॉम budget to actual, but you will not be asked in your exam in this much question level, so you can be asked either for calculate direct labor variance, either for calculate manufacturing level variance, either for calculate volume variance, either for calculate sales variance. You can be asked any one of this variance. You will not be asked for all these reconciliations, but you should know how this reconciliation is actually worked. एक क्वेश्चन है विराज भाई, बोलिए ना सर, बोलिए। यानी हम एक स्टैटिक बजट बनाए 10,000 यूनिट्स पे, ओके, और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ 12,000 यूनिट पे, तो हम डायरेक्ट फिर जो स्टैटिक बजट से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंसेस? हम स्टैटिक बजट से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको? नहीं, स्टैटिक से आप इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर स्टैटिक को आपको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। यानी स्टैटिक पे दोनों, देखिए कंपैरिजन तभी होगा जब आपकी यूनिट सेम होगी। अगर यूनिट वेरी कर रहा है तो यू कैन नॉट कंपेयर ना। ओके, सही है। ये बेसिक पैरामीटर है, मतलब कि आप ये सेम पैरेलल्स पे ही कंपैरिजन पॉसिबल है। वरना अगर किसी का 1 लाख का स्टैटिक बजट हो और उसने अगर 5,000 की यूनिट बनाई है तो वो वेरिएंस एनालिसिस कैसे करेगा? या फिर मैं आपको बोलूं कि आपने पूरे साल का बजट साथ में बनाया, लेकिन आपको मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, तो आप क्या करेंगे? स्टैटिक को डिवाइड बाय 12 करेंगे
हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ, आवाज अगर आपको साल नहीं अभी आगे, अभी मैं बोला कि अगर आपको साल भर का आपको एक बजट दिया हुआ है, साल भर का 1 लाख का, हाँ ठीक है, लेकिन आपको मंथली परफॉर्मेंस बनानी है अपने डिपार्टमेंट के बंदों की, सेल्स के डिपार्टमेंट की, तो आप उसको जी कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको डिवाइड करके उसको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी ना आप बनाइएगा। हाँ, यानी तो हम इसीलिए स्टैटिक बजट जो भी हो, लेकिन अगर जब वेरिएंस निकालना है तो हम जो एक्चुअल हमारे जो क्वांटिटी सोल्ड है, स्टैटिक बजट को वो क्वांटिटी पे लेके आके फिर मेजर करने पर हमको पता चलेगा। हाँ, यानी आप उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात कीजिए कि स्टैटिक से पहले आप फ्लेक्सिबल बनाइएगा और कंपैरिजन फ्लेक्सिबल टू एक्चुअल होगा। ओके ओके ठीक, जी लेकिन जी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई एक वेरिएंस निकालने आएगा, बट मैं चाह रहा था कि एक बार, चूंकि मैं आज ये चैप्टर को फिनिश कर रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग कि पूरा एक जगह कैसे आ जाए, सो आई मेड द रिकंसिलेशन, आई मेड ऑल द वेरिएंसेस आई हैव टेकन आउट। अब मैं फर्दर खाली ये लाइक इंडिकेटिव फॉर्मेट में मैं बता दे रहा हूँ कि और कौन कौन से बजट इसके अंदर फर्दर स्प्लिट होके बनेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर लेते हैं कायदे से, तो आई हाँ बिलीव आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। हाँ हाँ जी जी तो मटेरियल जो है ना, वो फर्दर स्प्लिट होगा यूजेस वेरिएंस पे। अच्छा चलो ठीक है, हम आते हैं तो बताएंगे। चलो, मटेरियल फर्दर स्प्लिट होगा यूजेस पे और प्राइस पे। यूजेस फर्दर स्प्लिट होगा मिक्स पे और यील्ड पे। ठीक है, जितने एक्सेल हमने कराए हैं आप लोग से, मतलब गुजारिश है बाय फोल्डिंग हैंड्स और व्हाट आई कैन से दैट, कि एक बार पूरे एक्सेल को एक जगह बैठ के 1 घंटा लगा के सारे वेरिएंस की एक एक एक्सेल आप वर्किंग देखें, आपको सारा का सारा चीज याद आ जाएगा। लेबर में इफिशियंसी निकलेगा, रेट निकलेगा और एक आइडल टाइम वेरिएंस निकलेगा। उसके बाद जब ये वेरिएबल निकलेगा तो इसके अंदर इफिशियंसी निकलेगा और रेट निकलेगा। अब इसका दूसरा नाम एक्सपेंडिचर भी होता है। फिक्स्ड में आपका सबसे पहले जो निकल रहा था, फिक्स्ड में हमने बोला था आपको कि फिक्स्ड के अंदर हमारा निकलेगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा निकलेगा वॉल्यूम वेरिएंस, और लास्ट में टोटल वेरिएंस निकलेगा। और टोटल कॉस्ट पे तो कुछ नहीं। अब जो सेल्स वाला पार्ट था उसमें भी आपका ये दोनों वेरिएंस निकलेगा, सेल्स वॉल्यूम निकलेगा और सेल्स प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये बजटिंग का सब्जेक्ट है या टोटल। कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है? तो अभी जी क्या बोल रहे हैं? ये जो आप बता रहे थे, ये पूरे वेरिएंस, ये बजटिंग के से रिलेटेड है या कॉस्टिंग से रिलेटेड है? नहीं है, परफॉर्मेंस एनालिसिस बोल के हमारा सेक्शन, ये उसके अंदर में ये सारे वेरिएंसेस हैं। अच्छा 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 अभी हम
अभी हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने करनी है। करनी मतलब हमने कर लिया है, अब ये पुराने वाले एक्सेल को रेफर करके सारे की प्रैक्टिस करनी है। 1 दिन 2 दिन लगेगा। उसके बाद आज पिछले दिनों मैंने एक असाइनमेंट नंबर 6 भेजा था, किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक आदमी ने किया है, रोशन भाई ने। तो कोई भी आदमी मतलब नहीं कर रहे हैं तो ये तो थोड़ा सा गलत बात है। 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं। आजम भाई से उम्मीद रहती है, यशवंत साहब से रहती है, कोई नहीं कर रहे हैं, कैसे चलेगा? भेजते हैं मेराज भाई ये वीकेंड तक इंशाल्लाह सब। मैं भी सर इस वीकेंड तक। कोस्ट नहीं होता तो कोरोना का टेस्ट करा के एक दिन अबू धाबी चले आइए, और यहीं पे बैठ के नीचे में बैठ के होमवर्क करिएगा और दिखाइएगा। जी क्या है कि हमको तो अबू धाबी, हमको दुबई देखा हुआ नहीं है भाई, 1-2 बार गए हैं बस। जी नहीं, ये सैटरडे तक मैं भेजता हूँ मेराज भाई इंशाल्लाह। समझे? तो मेरे भाई ये यील्ड क्या होता है? यील्ड ये जनरल आउट ऑफ सब्जेक्ट है, यील्ड तो क्या एक है? ये है, क्या बोल रहे भाई साहब? यील्ड 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 जो लिखे ना आप, ये फाइनेंस में यील्ड के क्या माने हैं? कहाँ पे यील्ड लिखा है? इफिशियंसी लिखा है भाई। नहीं, आपने यहाँ लिखा है ना यूजर वेरिएंस में मिक्स यील्ड हाँ और हाँ, प्राइस। अच्छा हाँ हाँ, मिक्स और, हाँ मिक्स और यील्ड। एक्चुअल में यील्ड का मतलब ये होता है ना कि आपके जैसे आपने 2 यूनिट को बना के प्रोडक्शन स्टार्ट करा, तो आपको जो सिनर्जी बेनिफिट्स होती है ना, आप जानते हैं सिनर्जी बेनिफिट ना? नहीं जानते हैं। अब आप ए हैं, मैं बी हूं, ठीक है? जी। तो ए और बी जब कंबाइंड काम करता है ना, ए अगर कोई हाँ। काम को 2-4 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में कर सकता है, तो मिला हाँ। के जब करेगा तब वो 9 दिन में नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं ना? वो कुछ हाँ, कम हाँ, दिन हाँ, में करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। And that what because of synergy, because of synergy, the third factor works there. अच्छा अभी अच्छा। जैसे, हाँ जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तीसरा एक एनर्जी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? जी तो जी। वो एनर्जी आपको होमवर्क कराएगा, वो एनर्जी को सिनर्जी बोलते हैं। और आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिनर्जी का वैल्यूएशन आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंस में, सेक्शन 2 में। वहां पे क्या होता है, कोई एक कंपनी ए होती है और कोई कंपनी बी होती है, जब दोनों आदमी कंबाइंड कर लेते हैं तो उनके शेयर की प्राइस जो होती है मार्केट के जो नॉर्मल ट्रेडिंग प्राइस है उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो उसकी हाँ। रीजन ये होती है कि दोनों कंपनी का अपना कोर कॉम्पिटेंस ऐड हो जाता है। अच्छा। अगर बिजनेस लैंग्वेज में बात करें तो दोनों की कॉम्पिटेंसीज ऐड हो जाती है, जिनके कारण वो रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब जी। समझे? तो जब हम कोई 2-3 यूनिट्स को मिला के जब कोई एक यूनिट बनाते हैं, जैसे मान लो कि एक आइटम बनाना है जिसमें राइस भी चाहिए और चावल चाहिए और साथ में दाल भी चाहिए, तो चावल और दाल अलग अलग बनाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा हमारा ज्यादा इनपुट बर्बाद होगा। लेकिन अगर कंबाइंड अगर कॉम्बिनेशन पे काम होगा तो हमको जो यील्ड मिलेगा दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है? हाँ। तो वो चीज की एनालिसिस हम करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई है, इसलिए मैं इस पर फर्दर डिटेल अभी नहीं जा रहा हूँ। जब आपको कराऊंगा तो ठीक है, मैं ठीक बहुत है। डिटेल में जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सारे इसमें टोटल मार के 15 वेरिएंट्स आपको पढ़ने हैं बस। जी अगर जी। पूरे सिलेबस को अगर आप एक बार अगर आप छोटा करके पढ़ ले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कितने वेरिएंट्स पढ़ने हैं। 3 यहाँ पे मतलब 5 यहाँ पढ़ने हैं। कितने? 5। ये 5 जी। पढ़ने हैं आपको। 5 यहाँ, 3 यहाँ, 5 3 कितना हो गया? 8।
8 दू 10, 10 और 3 13 13, 13 दू 15। सिर्फ आपको 15 वेरिएंस पढ़ने हैं और आपका पूरा वेरिएंस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक आदमी अगर इसको ईमानदारी से रिवाइज करना चाहे तो उसको एक दिन से ज्यादा स्टडी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, सही है। ओके सर। रोशन भाई आप हैं कि गए? मैं है सर, 15 वेरिएंस मैं देखा। तो 15 वेरिएंस को दीवार पे लगा देना है भाई। सही है। ठीक है। और आपने सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था, आई बिलीव आपने कौन सा किया था? 6 किया था ना? अभी कल किया। हाँ कल आपने मेरे को भेजा था ना। 6 था या 4 था? आई डोंट नो। लेट मी सी। 4 था। 4 था। तो आ जाओ 4 पे आते हैं। आपके ही आंसर्स मैं देख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए आप भी। ओके ओके। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? शायद बिजी रहेंगे वो लोग। हाँ मतलब इतना भी बिजी नहीं होने का भाई साहब। पहला का आंसर बी आपका करेक्ट है, दूसरा का आंसर बी होगा। आपने सी लिखा था जो कि आपका गलत है। ठीक है। ओके। अब मैं रीजनिंग बोलिए तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। बोला most firm allocate the corporate cost and other support cost to division and department to all the following reason except। एक ऐसा रीजन बताएं जिसके कारण मतलब कॉस्ट अलोकेशन होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें से बताना है। तो आपने आंसर किया था सी। आपने बोला था कि कोर कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, क्रिएट द कंपटीशन बिटवीन द डिवीजन एंड, तो ये तो रीजन है। एंड द क्वेश्चन वाज आस्किंग एक्सेप्शन। Roshan bhai, Yeah. where is the click? You know now. The question was asking नहीं खा रहा हूँ exception, सर। Accept. but you have सुबह given में the कल ले लेके reason. चले आता हूँ। नहीं रखा ठीक है, उबालने, लेकिन थोड़ा जल्द देर हो गई थी। ठीक है भाई साहब। हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन का रीजनिंग आप नहीं पढ़ा, मतलब आपने ठीक आपने रीजन को बताया, जबकि क्वेश्चन वाज आस्किंग द एक्सेप्शन। ठीक है। ठीक है ठीक है। 3 का आपका सही है, 3 का सी आपने सही किया, 4 का सी भी आपका सही है, 5 का डी गलत है। 5 का आपने सी लिखा था, 5 का एक्चुअल में डी होगा। तो ये था कि हैप्पी टाइम इंडस्ट्री यूजेस द सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर डिसेंट्रलाइज्ड डिवीजन। इट हैज सेवरल प्रोडक्ट एंड डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द वन डिवीजन टू द अनदर डिवीजन। हैप्पी टाइम्स वांट टू मोटिवेट द मैनेजर फॉर द सेलिंग टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूस्ड इफिशिएंटली एंड मोटिवेशन। अगर आपको पॉइंट याद हो तो मैंने उसमें नेगोशिएटेड प्राइसिंग में बात करी थी, और साथ में हमने क्या बोला था, उसके लिए सबसे ऑप्टिमल क्या होता है? मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस में आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता। यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिमेंबर? यस यस। हाँ। तो अब आपको रीजन पता है ना क्यों गलत हुआ? या Now come to the 6 का C। 6 का C आपका सही है, so I'm not going to discuss। 7 का D होना चाहिए, बट आपने C लिखा है, पता नहीं यहाँ पे रीजन क्या था। यहाँ पे लिखा था कि डुअल प्राइसिंग के बारे में बात हो रहा था। बोला एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डुअल प्राइसिंग। तो पहले आपको बता दूं कि डुअल प्राइसिंग में क्या होता है कि फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप चार्ज करते हैं। तो आपको अगर ये पता होता तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता। आपने ये 7 का आंसर डी कैसे लिखा? आई डोंट नो। सिंप्लीफाइड द टैक्स कैलकुलेशन, व्हाट इज दिस? सी होगा भाई साहब। रीजन तो क्लियर है, प्रमोट द गोल कॉन्ग्रुएंस। दोनों आदमी मिलके काम करें और ऊपर से बिजनेस को बेनिफिट हो जाए। मैंने आपको बोला था ना कंबाइंड बेनिफिट, मतलब ओवरऑल बेनिफिट की बात होगी। उसमें टैक्स भी है, आता है ये ट्रांसफर प्राइस। अभी एप्पल मोबाइल है ना, वो लोग ट्रांसफर प्राइस यूज कर रहे, इसकी वजह से वो जी लोग जी जी। यानी सेक्शन 91 92
तो डीटीए में पकड़ा जाएगा ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस स्कीम, इंडिया का जो एक्ट है उसमें। ओके, सी है इसका मतलब। ओके, नो प्रॉब्लम। जी जी जी। 8 का आपने गलत लिखा था, ए होगा, इसको मैं आपको भेज दूंगा। 9 का आपने लिखा था डी, जो कि सही है। 10 का आपने लिखा था डी, बी, सॉरी आपने बी लिखा था, एक्चुअल में डी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं पता था। या ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ये करी थी कि अब हम आपको ये भेज रहे हैं, और आज हम भेज रहे हैं 2 to 3 असाइनमेंट, उस पे थोड़ा सा काम करनी है आपको। श्योर, मैं अभी डिसाइड किया जस्ट नाउ आई एम सेंडिंग, मे बी। तो असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर, टोटल मार के 6 असाइनमेंट है, 7 असाइनमेंट है। अगर आप करते हैं तो गुड, नहीं करते हैं तो वेरी गुड। नहीं होएगा तो आपको स्क्रीनशॉट मार के क्वेश्चन पूछेगा मैं व्हाट्सएप। सब आदमी से एक ही बात है, करते हैं तो गुड, नहीं करते हैं तो वेरी गुड। नहीं सर, करेंगे। आंसर मैं इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि आंसर भेज दूंगा तो आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ के आप वो नहीं दीजिए, देखिएगा, वो अमाउंट ऑफ इनपुट नहीं दीजिएगा जो रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, जिसको करना है कर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सही भाई, आपका आईडी क्या था? एस भाई, हेलो, यही वाला हाँ यही है यही है ना आपकी आईडी? हाँ यही है। चलो गुड हो गया। चलो उसके बाद रोशन भाई, यशवंत भाई, सैयद नवीद भाई, नसीर भाई, और कोई बचा क्या? करण भाई, अरे किधर हो तुम आजकल यार? करण, हाँ जी सर। अरे किधर हो भाई, आजकल दिखते नहीं। नहीं सर, क्लास में था मैं। ये तो बड़ा, आप आ रहे हो चुपके चुपके, पता ही नहीं चल रहा आजकल। और पढ़ाई का क्या चल रहा? सर कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, आप कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो कॉलेज के एग्जाम खत्म हो गए? नहीं सर, चल रहे, अभी स्टार्ट ही हुए सर, पोस्टपोन हो गए थे पिछली बार भी। तो अभी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप हमको करके नहीं दिए हैं, पीछे कॉस्टिंग पढ़ा आपने करके नहीं दिए, पीछे बजट पढ़ा आपने करके नहीं दिए। सर सब कंप्लीट कर दूंगा सर मैं। कब करिएगा? एग्जाम के रात में? सर आप भेज दो, मैं ये वाले कंप्लीट करके दिए तो आपको 2 दिन में। मतलब कर लेंगे तो, मतलब बस बातें एकदम कमिटमेंट वाली कर पक्का देनी सर, कर लूंगा सर, पक्का कर दूंगा। चलो गुड हो गया। चलो थैंक यू। तो रोशन भाई, सैयद भाई, थैंक यू। अगर कोई चीज इनपुट है आपके एंड से तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, ओके करण भाई, 5 मिनट बात कर सकते क्लास होने के बाद मिराज भाई? हाँ कर ले अब तो, मैं क्लास खत्म कर रहा। तो करण भाई से तो दिन में मैं बात करूंगा, 1-2 बातें आपसे। ओके सर, ओके। चलो ओके सर, थैंक यू यशवंत भाई। अभी क्वेश्चन में जा रहा है, आपको मिल जाएगा अभी। ओके सर। थैंक यू।